नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे 3 प्रश्न पूछा था वो देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न था कि बिहार में जातिगत गणना पर रोक अब उच्च न्यायालय ने यानी कि पटना उच्च न्यायालय ने हटा दी है। पूछा गया कि बताएं कि किस तिथि से जातिगत गणना की शुरुआत हुई थी बिहार में। तो इसका राइट आंसर होगा हमने जो बताया था 7 जनवरी 2023। दूसरा प्रश्न है कि किनके द्वारा हाल ही में अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी यानी कि उल्लास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा अभी हाल ही में इसे लॉन्च किया गया। तीसरा प्रश्न था कि कौन सी महिला क्रिकेटर आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो राइट आंसर था हरमनप्रीत कौर। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है सीरीज, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। अगर आप बिहार में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, इस श्रृंखला को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये ध्यान रखेगा, ये वीडियो कल चैनल पर अपलोड हुआ है। इस वीडियो में जनवरी से जुलाई 2023 तक के बिहार स्पेशल वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह है। इस वीडियो में हम आपसे दावा करते हैं कि यहाँ से सिर्फ इसी वीडियो से आपके बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्न कम से कम 5 पूछे जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेगा, ये वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जुलाई 2022 महीने वाला जो मंथली स्पेशल वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है, तो आप भी उसे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सभी आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आज के इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। पहले आप इस सेशन को देख लीजिए, अगर आपको लगे कि ये वीडियो या फिर ये सीरीज आपके लिए उपयोगी हो सकता है तो इसका प्रीवियस पार्ट जो हमने चैनल पर अपलोड किया है वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की रोहिणी झा मिसेज इंडिया 2023 चुनी गई है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। आपको जानकारी यहाँ पे दे दूं, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए यानी कि सहरसा। अच्छा, रोहिणी झा के बारे में एक जानकारी हमने आपको दिया था मिसेज बिहार को लेकर के। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने आपको दिया था इन्हीं के बारे में, जो अभी हाल ही में ये मिसेज इंडिया चुनी गई है। वो भी जानकारी हम यहाँ पर आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट है, जैसे कि हाल ही में गोवा में मिसेज इंडिया 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और इस प्रतियोगिता की बात करें तो इस प्रतियोगिता का खिताब सहरसा जिले की रोहिणी झा ने अपने नाम किया है। अच्छा, रोहिणी झा के बारे में हमने आपको बताया था कि रोहिणी झा पटना के प्रतिष्ठित बीएन कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर है और मूल रूप से ये बिहार के सहरसा की रहने वाली है। अच्छा, इससे पहले मई 2023 में जो जानकारी हमने आपको दिया था कि पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में रोहिणी झा ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, यहाँ से ये सारी चीजें आपको याद आ रही होगी जो हमने आपको बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से भी हमने एक पोस्टर के माध्यम से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे पोस्ट किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी जानकारी दी गई है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो बीएन कॉलेज है वहाँ पर इंग्लिश डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर है रोहिणी झा, जो कि मूल रूप से सहरसा की रहने वाली है। तो ये जानकारी तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एक 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित हुई थी, इसको लेकर भी आपको ध्यान रखना है। सौंदर्य प्रतियोगिता के अंतर्गत ये सबसे बड़ी प्रतियोगिता है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। तो इसके तहत जो रिसेंटली 71वां जो इसका संस्करण आयोजित हुआ था अमेरिका के लुइसियाना में, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल मिस यूनिवर्स चुनी गई। ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि परिवहन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़े के अनुसार ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि अगस्त 2023 में ये रिपोर्ट आई है और पिछले 6 महीने का ये आंकड़ा है जिसको लेकर ये रिपोर्ट जारी किया गया परिवहन विभाग के द्वारा। अच्छा, बिहार के संदर्भ में बात करें कि बिहार ई राजस्व नहीं बल्कि ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में कौन से स्थान पर रहा है। तो ऐसे में जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से जो ए, बी और सी, कोई भी विकल्प यहाँ पर सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार इसमें 5वें स्थान पर है ई चालान के माध्यम से राजस्व अर्जित करने के मामले में। अच्छा, उन्हीं सब बातों का जिक्र यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में विस्तार से किया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट है कि परिवहन मंत्रालय की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो अगस्त 2023 में रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार बिहार
ई चालान से राजस्व अर्जित करने के मामले में अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। दरअसल यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पिछले 6 महीने पर यह रिपोर्ट आधारित है। पिछले 6 महीने के आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट आई है परिवहन मंत्रालय की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन 6 महीने में आपको ध्यान रखना है ई चालान के माध्यम से 138 करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। ये आंकड़े भी एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इससे पहले जो राज्य है, अर्थात यहाँ पर जो हमने जानकारी आपको दिया कि बिहार इसमें 5वें स्थान पर है, तो क्रमशः इससे पहले यानी कि पहले स्थान पर कौन है, तो आपको ध्यान रखना राजस्थान इसमें शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद क्रमशः उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरे स्थान पर हरियाणा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र। और 5वें स्थान की बात करें तो 5वें स्थान पर कौन है, तो अपना बिहार है। अच्छा, यहाँ पर राजस्थान जो पहले स्थान पर है, एक रिपोर्ट के बारे में मुझे यहाँ पर ध्यान आ रहा है, हमने आपको जानकारी दिया था, मरीजों को दवा उपलब्ध करने के मामले को लेकर एक रिपोर्ट आया था। तो इस रिपोर्ट में बिहार को जो स्थान मिला था, बिहार रहा था दूसरे स्थान पर। और अगर हम बात करें वहीं पर राजस्थान की, तो राजस्थान इस मामले में पहले स्थान पर था। यह नवीनतम रिपोर्ट है, रिसेंटली ही आया था कि मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में, यहाँ पर हम सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं, तो इस मामले में राजस्थान पूरे भारत में शीर्ष था और बिहार दूसरे स्थान पर था। चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में राजमार्ग यात्रा नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। राजमार्ग यात्रा नामक मोबाइल ऐप अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे कि कहा जाता है NHAI, अर्थात नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो एक नया मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। NHAI ने एक नया मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। अच्छा, इस ऐप को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है यात्रा को सहज, सुरक्षित और ज़्यादा आरामदायक बनाना। इसमें जो चीज़ें शामिल की गई इस ऐप में, यही उद्देश्य शामिल की गई कि यात्रा को सहज, सुरक्षित और ज़्यादा आरामदायक बनाया जा सके। अच्छा, इस ऐप की हम बात करें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली इस ऐप के माध्यम से, तो इसके माध्यम से यात्रा के दौरान मौसम की अपडेटेड जानकारी, समय पर ब्रॉडकास्ट अलर्ट, नज़दीकी टोल बूथों, पेट्रोल स्टेशन यानी कि पेट्रोल पंपों और इसके अलावा अस्पताल आदि के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अच्छा, साथ ही साथ ये भी आपको ध्यान रखना, एक बड़ी बात यह है कि इसे फास्टैग से भी जोड़ा गया है। जो टोल टैक्स होता है, जो फास्टैग के माध्यम से पे किया जाता है, वो भी इसमें जोड़ा गया है। अच्छा, इस ऐप की बात करें तो ये ऐप प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, राजमार्ग यात्रा नाम से, जो कि अभी हाल ही में NHAI की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, यहाँ पर बिहार के संदर्भ में एक जानकारी हमने आपके समक्ष रखा है कि केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है। अब यहाँ पर जरूरी जो बात है वो ये है कि इसका नाम क्या है, तो 386 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे NH 319B के नाम से जाना जाएगा और यह देश का 631वां नेशनल हाईवे होगा। तो ये सारी जानकारी ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो NH है या फिर जो 6 लेन हाईवे है, ये बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? ठीक है, आप लोगों को पता होगा, हमने बताया है। कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर लिखिए कि बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी। अब यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि मध्य प्रदेश। ये लॉन्चिंग को आप यहाँ पर इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको जानकर दे दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से हाल ही में जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राज्य के किशोरों और युवा वयस्कों को सामाजिक मुद्दों, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों से संबंधित सटीक और आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान करना है, जिसको लेकर अभी हाल ही में जस्ट आस्क नामक एक AI संचालित अर्थात आर्टिफिशियल संचालित चैटबॉट लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, अभी हाल ही में बाघों की गणना हुई थी और इस गणना के आधार पर सबसे अधिक बाघ जो पाया गया वो मध्य प्रदेश में पाया गया। हालांकि इससे पहले भी मध्य प्रदेश का ही नाम था इस मामले में, वो मतलब बरकरार है कि मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। ये जानकारी हमने आपको दिया था। अच्छा, अगर बात करें पश्चिमी चंपारण टाइगर रिजर्व की, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में, यहाँ पर बाघों की संख्या अब 54 हो गई है, 54 हो गई है। और ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। यहाँ से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2022 को। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी बतलाया गया है। और दूसरा जो टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है बिहार का, वो कैमूर में है।
चलिए, कैमूर में इसका निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है कि इसके लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका उद्देश्य बच्चों तथा लोगों पर आवारा कुत्तों के हमलों को रोकना। इसी उद्देश्य के साथ अभी हाल ही में ये पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि इसी के तहत उत्तर प्रदेश, यानी कि इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों और 58 जिला मुख्यालयों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र यानी कि एबीसी स्थापित करना है। अच्छा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल को आप इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप यहाँ पर इस तस्वीर के भी माध्यम से देख सकते हैं, खास करके यहाँ पर इस योजना को जो लाया गया है या फिर जो पहल किया गया है ये आवारा कुत्तों के लिए ही किया गया है। जिस प्रकार से आवारा कुत्ते बच्चों और लोगों पर हमला करते हैं उसी को रोकने का एक प्रयास है। इसी दिशा में अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई। जैसे कि प्रसव के बाद खास करके जो कुत्ते होते हैं वो ज़्यादा मतलब खतरनाक हो जाते हैं, उसके बच्चों को अगर आप परेशान करेंगे तो ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो आपको काट भी सकते हैं। अच्छा, ऐसा इसलिए भी होता है कि एक माँ जो होती है वो बच्चों की रक्षा करना चाहता है। एक डायलॉग भी है कि सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए वो आप पर हमला भी कर सकता है अगर आप उससे छेड़छाड़ करेंगे। तो यही प्रकार की एक योजना है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ योजनाओं के बारे में रिसेंटली हमने और भी आपको जानकारी दिया है। अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं तो इसका प्रीवियस वीडियो जो चैनल पर अपलोड हो उसे जरूर देख लीजिएगा, या फिर अगर आप देख चुके हैं आपको याद नहीं आ रहा है तो इसका रिवीजन भी जरूर कर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध कराया जाता है डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पे। चलिए, फिलहाल यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को 13वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया? ये इसका 13वां संस्करण था। इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 3 अगस्त 2023 को। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि 3 अगस्त 2023 को दिल्ली में 13वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया है, और इसके अनुसार इसकी जो शुरुआत हुई इसके अनुसार इनके मनसुख मंडाविया के आधार पर हम बात करें, जो चीजें यहाँ पर कही गई यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। दरअसल यहाँ पर यह बात कही गई इनके द्वारा कि पिछले एक दशक में भारत में अंगदान 3 गुना, मतलब इसमें वृद्धि हुआ, 3 गुना हो गया है। पिछले एक दशक से हम तुलना करें तो ये 3 गुना हो गया है। अर्थात यहाँ पर 2013 में 5000 की तुलना में यहाँ पे कई नहीं बल्कि यहाँ पे की होगा। 5000 की तुलना में अब देश में सालाना 15,000 से अधिक दान किए जाते हैं। यहाँ पर हम अंगदान की बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि तमिलनाडु अंगदान के मामले में लगातार शीर्ष पर है, और इसे समारोह के अवसर पर तमिलनाडु को सम्मानित भी किया गया। अच्छा, यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई तो तमिलनाडु को लेकर एक हमने जानकारी आपको दिया था कुछ समय पहले कि तमिलनाडु को पछाड़कर माइक्रो फाइनेंस के मामले में, यानी कि माइक्रो लोन लेने के मामले में बिहार पूरे भारत में अव्वल आया, तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए। पहले यह स्थान था तमिलनाडु का, और फिर अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए बिहार इसमें शीर्ष स्थान पर पहुंचा है, छोटे व्यापार के लिए, छोटे उद्योग के लिए लोन लेने के मामले में। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है कि सिविल 20 या फिर C20 शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया जयपुर में। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे कि G20 के सिविल संगठनों से जुड़े आर्टिफिशियल एंगेजमेंट ग्रुप C20 का 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया गया। तो जयपुर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो G20 की अध्यक्षता है वो भारत के पास है नवंबर 2023 तक, और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत ही अभी हाल ही में 29 से 31 जुलाई 2023 तक अभी हाल ही में C20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ जयपुर में। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है, हमने आपको जानकारी दिया था कि राजस्थान के ही लेक सिटी उदयपुर को लेक सिटी का अगर संबोधित किया जाता है तो राजस्थान के उदयपुर में ही 5 से 7 दिसंबर 2022 तक G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई थी। अच्छा, शेरपा का जो अर्थ होता है हमने आपको बतलाया था, शेरपा का अर्थ होता है दूत, और भारत में G20 शेरपा है श्री अमिताभ कांत। ये भी आपको ध्यान रखना, श्री अमिताभ कांत भारत में G20 शेरपा है। अच्छा, अगले पॉइंट पर चलते हैं कि वर्तमान में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है नवंबर 2023 तक, और भारत को जो G20 अध्यक्षता मिली है वो इंडोनेशिया से मिली है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी दिसंबर 2022 में,
और आपको ध्यान रखना इसी के तहत 22 और 23 जून 2023 को बिहार की राजधानी पटना में श्रम 20 अर्थात L20 या फिर लेबर 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था ये इंपॉर्टेंट है, तो 22 से 23 जून 2023 को, और इसका उद्घाटन बिहार के 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया था। अच्छा, इससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष है। इसका आयोजन भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हुआ। आयोजन तिथि 22 से 23 जून 2023। आयोजन स्थल की बात करें तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के बापू भवन और ज्ञान भवन और बापू सभागार में, और इसका जो उद्घाटन था ये राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर द्वारा किया गया, जो कि बिहार के 41वें राज्यपाल हैं। और इसका थीम था एक परिवार और एक भविष्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर G20 की बात हुई तो G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन था जो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था, इसका निर्धारित थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये G20 का 17वां शिखर सम्मेलन बाली में आयोजित हुआ था इंडोनेशिया के। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल कालराज मिश्र ने संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर सी। सॉरी, विकल्प नंबर सी नहीं बल्कि विकल्प नंबर ए, क्योंकि ये राजस्थान के ही राज्यपाल हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर जानकर दे दूं कि हाल ही में 2 अगस्त 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कालराज मिश्र ने राजभवन में संस्कृति युवा संस्था के संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर एग्जाम में प्रश्न बने कि इस अभियान का संबंध किस राज्य सरकार से है तो राजस्थान से है। अच्छा, राजस्थान की बात हुई तो एक जानकारी हमने थोड़ी समय पहले आपको दिया था कि राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को, जिनका नाम है नूर शेखावत, तो इनके नाम पहली बार राजस्थान के इतिहास में जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया गया था इनके नाम से। यानी कि राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर के नाम पर ये बर्थ सर्टिफिकेट पहली बार जारी किया गया। अच्छा, यहाँ पर ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नर की बात हुई तो ऐसे में एक जानकारी आपको ध्यान रखना है कि 14 जुलाई 2023 को पटना की प्रेमचंद रंगशाला में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया था। अच्छा, 14 जुलाई वही तिथि है जिस तिथि को आपको ये भी ध्यान रखना है कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। अच्छा, चंद्रयान 3 की बात हुई तो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो पी वीरा मुथुवेल चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, महारत्न कंपनी का दर्जा अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा ऑयल इंडिया को दिया गया। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हालांकि कुछ चीजें और भी है जो कि आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। दरअसल पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस सेक्टर की कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड और ONGC विदेश लिमिटेड को वित्त मंत्रालय ने क्रमशः महारत्न और नवरत्न कंपनियों की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी है। अर्थात अगर हम बात करें यहाँ पर ऑयल इंडिया की, तो इसे महारत्न का दर्जा देने की घोषणा की है या फिर दिया गया है। और वहीं पे हम बात करें ONGC विदेश लिमिटेड की, तो इसको नवरत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दिया गया। तो दोनों रिसेंटली आपको ध्यान रखना है, जो दोनों रिसेंटली घोषणा हुई है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। अच्छा, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट की और बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार ऑयल इंडिया, जिसे पहले नवरत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अच्छा, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, ऑयल इंडिया इससे पहले नवरत्न कंपनी था। अच्छा, अब यहाँ पर अगर बात करें जो ये अभी हाल ही में महारत्न का इसे दर्जा दिया गया है, तो ऐसे में ये भारत की कौन सी महारत्न कंपनी है, तो ये आपको ध्यान रखना, यह देश में 13वां महारत्न CPSE यानी कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये 13वां कह सकते हैं महारत्न कंपनी है भारत का। चलिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में स्टडी इन इंडिया नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए एंड बी, अर्थात फाइनल आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ये दोनों के द्वारा इसे संयुक्त तौर पर लॉन्च किया गया है। तो विकल्प नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी का जिक्र यहाँ पर किया गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है। अच्छा, इस पोर्टल का क्या उद्देश्य है, क्या इससे लाभ होगा, वो भी आप यहाँ पर जानिए। दरअसल इस पोर्टल के माध्यम से भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त हो सके, इसी को दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। इसका नाम है स्टडी इन इंडिया। जो भी अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत में रहते हैं, तो भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात हुई तो 2023 फरवरी महीने में धर्मेंद्र प्रधान ने युवा संगम पोर्टल को भी लॉन्च किया था।
और वर्तमान में अगर हम बात करें बिहार के शिक्षा मंत्री की, यह है चंद्रशेखर प्रसाद यादव। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से फिलहाल इस प्रश्न से ध्यान रखिए। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायका लैंड आयोजित होगा। जो घोषणा हुई है इसके आधार पर इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका आयोजन किया जाना है, जो कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, यहीं पर इसका आयोजन होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, नायका इस साल मुंबई में भारत के पहले सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायका लैंड की मेजबानी करेगी। अच्छा, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि नायका आखिर क्या है। अच्छा, लड़कियां इसको बेहतर तरीके से समझ रही होगी। नायका एक ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी है। इसी के द्वारा भी हाल ही में इसकी मेजबानी किया जाएगा और इसका आयोजन जो है, अर्थात इसकी आयोजन किया जाएगा, इसका जो आयोजन तिथि है वो आपको ध्यान रखना 4 से 5 नवंबर 2023। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न से इतनी ही जानकारी है। चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में मासी अर्थात मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, किनके द्वारा? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर सी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा भी हाल ही में यह मासी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस बारे में यहाँ पर लिखा गया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हाल ही में देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनकी रियल टाइम निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन मासी लॉन्च किया है। अच्छा, मासी का जो फुल फॉर्म हमने बताया, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आप हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे। तो मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ये इसका पूरा नाम होता है। इसका उद्देश्य यही है कि देश भर में जितने भी बाल देखभाल संस्थान संचालित हैं उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सके। इसी को लेकर अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मासी ऐप को लॉन्च किया है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो जानकारी आपको हमने कई बार दिया है टेस्ट सीरीज के बारे में, आप इस कोर्स के माध्यम से इसे प्राप्त कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप यहाँ पर एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में कुछ जानकारी और भी है, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। जैसा कि हमने आपको लाइव सेशन में बताया था, जो लाइव क्लास चलती है शाम को, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारी टीम ने अब ये डिसाइड किया है कि क्लासरूम को अब डिजिटल बनाया जाए और इस दिशा में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब जो जैसे डिजिटल पैनल हो गया, कैमरा वगैरह हो गया, वो सभी चीज़ों में जो कॉस्ट है वो लगभग 3 लाख रुपए के आसपास हो रही है। हमारे बजट से थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा था। तो ऐसे में इस कोर्स में हमने एक ऑफर निकाला है। तो इस ऑफर का लाभ लेने के लिए जो प्रोमो कोड है वो है हेल्प, HELP, हेल्प BM। इस प्रोमो कोड का जब आप इस्तेमाल करेंगे, हेल्प BM का, तो इसमें इस कोर्स में आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा। एक नाम मात्र का फी यहाँ पर आपको देना है। इससे क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग कोर्स को परचेज करेंगे और रेवेन्यू जनरेट होगा, तो डिजिटल पैनल लेने में हमें आसानी होगी। मतलब एक ऑफर भी लाया गया है ताकि आप लोग भी इसे ज्वाइन कर सकें। मतलब अधिक से अधिक छात्र ज्वाइन करेंगे तो उनकी भी एक प्रकार से हेल्प होगी। जिस प्रकार से हम मटेरियल दे रहे हैं, मटेरियल में कोई कमी नहीं है। आज तक कोई शिकायत नहीं की है कि मटेरियल में सर कमी है या फिर कंटेंट क्वालिटी आपका खराब है। तो कंटेंट बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने आप लोगों से एक इस प्रकार से तो हेल्प मांगा है। अच्छा, इसके अतिरिक्त हमने जो आप लोगों से एक अपील किया था, जो हमारा एक यूपीआई आईडी है BPSC मेकर, MEKER मेकर @YBL, ये हमारा एक यूपीआई आईडी है BPSC मेकर @YBL। इस पर हमने कहा था कि आप लोगों से जितना भी सक्षम हो आप लोग हमें हेल्प कीजिए, क्योंकि हमारे बजट से थोड़ा सा अधिक जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तभी जाके हमको, मतलब देखिए 4 साल से हम आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है, कभी भी हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। आपसे जितना भी सक्षम हो आप हमें डोनेट कर सकते हैं इस यूपीआई आईडी के माध्यम से, या फिर आप अगर डोनेट करने में असक्षम हैं तो आप इस प्रोमो कोड के बारे में अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों को जरूर बताएं कि बीपीएससी मेकर का कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छा है। अभी एक ऑफर आई है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी है, 10 अगस्त 2023 तक ही ऑफर है। 10 अगस्त 2023 तक आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप हमें किसी भी प्रकार से हेल्प कीजिए, बस हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम डिजिटल पैनल के साथ आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएँ, चीज़ों को बेहतर तरीके से हम आपको समझा पाएँ। इसीलिए डिजिटल पैनल लेना हमारे लिए अनिवार्य है। बहुत सारे लोग, आप लोग भी बोल रहे थे कि सर इतना सब्सक्राइबर हो गया है, अब डिजिटल पैनल आप लीजिए, लेकिन रेवेन्यू उतनी जनरेट नहीं होती है कि हम डिजिटल पैनल लें, क्योंकि हम जो आपके लिए कोर्स लाएंगे नाम मात्र का फी पे है। इसमें भी बहुत सारे टैक्सेस वगैरह हैं, बहुत सारे टैक्स वगैरह है, सर्विस चार्ज है। उन सबके बावजूद भी मतलब हमारी रेवेन्यू उतनी नहीं है कि हम मतलब सक्षम हो पाए, हमारे बजट उतनी नहीं है।
इसीलिए हमें आपसे सहयोग चाहिए और बहुत सारे लोगों ने हेल्प भी किया है। हमने 1-2 वीडियो में पहले भी लाइव क्लास के माध्यम से बोला है। ऐसा नहीं कि आप लोग हेल्प नहीं किए, बहुत सारे लोगों ने अच्छी खासी अमाउंट हेल्प किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग 1000-2000 भेजिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों से जितना भी सक्षम हो, इतने लोग यहाँ पर वीडियो देखते हैं, अगर सभी लोग ठान लें तो एकदम से पूरा हो सकता है। सभी लोग जितने भी सक्षम हैं आप, अगर आपको किसी भी रूप में हमसे हेल्प हुई होगी तो बस आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग प्लीज डोनेट कीजिए। अगर डोनेट आप नहीं कर सकते, अगर आप सक्षम नहीं है इस मामले में, तो आप किसी को कोर्स परचेज करवाइए। इस बीएम हेल्प बीएम प्रोमो कोड के माध्यम से लोगों को बताएं और इसे अपने हो सके, जो हमने टेलीग्राम पर जो पोस्ट वगैरह डाला है तो हो सके उसको शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, बस आप लोगों से यही हमें चाहिए, बस यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे थे। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अच्छा, ये इसके बारे में आप लोग कुछ अगर बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कितने रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। दूसरा प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है। तीसरा प्रश्न है कि इन्हें हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको दिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। चलिए अब यहाँ पर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।